अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं पाकिस्तान भर के उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम से मुखातिब हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको एक डेफिनेट रिजल्ट तक पहुँचाऊँगा। मुमकिन है ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए, लेकिन मौजूदा हालात के पस मंज़र में हर शख्स के लिए ये मैसेज सुनना इंतहाई ज़रूरी है। अपने मुल्क के उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम को दिखाने के लिए मेरे पास हज़ार मनाजिर हैं, लेकिन मैं एक मंज़र सबको दिखाऊँगा। मैं सबसे पहले इज़्ज़त माब जनाब मौलाना तारिक जमीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप ये मंज़र देखें। इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जनाब अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब, जनाब अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, जनाब अल्लामा कोकब नूरानी साहब, जनाब अल्लामा जवाद नकवी साहब, जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, जनाब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जनाब साद रिजवी साहब, तबलीगी जमात के तमाम अमायदीन और जमात इस्लामी के अकाबरीन और पाकिस्तान के तमाम मशाइख इज़ाम और पीरान इकराम अपनी आँखों से नई नस्ल की अखलाकियात के उठते हुए जनाजे का मुज़ाहरा करें। दोस्तों, आप ये मंज़र देख चुके हैं, लेकिन इस मंज़र का सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और तकलीफ़ दे पहलू जो है वो ये है कि इस मंज़र को यूनिवर्सिटी के सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है ना इर्द गिर्द जमा होकर उसको जो है ना अपने कैमरों में महफूज कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, और कोई शख्स भी इसको मयूब नहीं समझ रहा है। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो नई नस्ल है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुकी है, वो ऐसे मनाज़र्स को जो है ना वो ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर चुकी है। मेरे ख्याल में कसूर इनका नहीं है, कसूर किसका है मैं ये अभी बाद में बताता हूँ। एक छोटा सा मंज़र आप ज़रा और देखें। मैं अपने उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम से मुखातिब हूँ इन हालात में कि जब नई नस्ल की अखलाकियात का जनाजा तेज़ी से निकल रहा है और आपकी नाक के नीचे अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की जा रही है, औलिया की तौहीन की जा रही है, मज़हब की तौहीन की जा रही है, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की जा रही है। अगर आज भी आप अपनी खानगाहों से निकल के, अपनी मसाजिद से निकल के रस्म शब्बीरी अदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर हमारी नमाज़ें और हमारी तबलीग और हमारी दावत पर जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गिरफ्त होगी। और यही वो हकीकत है जिसको एक शख्स ने 35 साल पहले रियलाइज़ करके दावत और तबलीग के कुछ टारगेट्स तय करने के बाद प्रैक्टिकली इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने और इस निज़ाम से टक्कर लेने का ऐलान कर दिया। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अब हालत ये हो गई थी कि अब भी अगर हम सर बकफ मैदान कारज़ार में न उतरते और मैदान अमल में न उतरते तो यूं लगता था कि क़यामत के दिन शायद हमारी नमाजों पर भी गिरफ्त होने लगे, शायद सजदों पर भी गिरफ्त हो, शायद रोज़ों पर भी गिरफ्त हो कि कौम तबाह हो रही थी और आप फकत वाज और तबलीग पर इक्तिफा कर रहे थे। कौम तबाही के गले में गिर रही थी और आप फकत तालीम और तरबियत के मैदान में अपने आप को बंद करके बैठे थे। तो वो बनी इसराइल का अंजाम हम पहले देख चुके थे। मोहतरम उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम, आप बेहतर जानते हैं कि जब तक डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ टक्कर लेने का ऐलान नहीं किया था, फ़कत दावत और तबलीग तक महदूद थे, तो उनकी इज़्ज़त का लेवल क्या था? वक़्त के हुक्मरान उनके तस्मे बांधते थे, तो उन्होंने फ़कत दावत और तबलीग तक अपनी जिद्दोजहद को महदूद नहीं रखा, बल्कि प्रैक्टिकली इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की। क्या आप समझते हैं कि फ़कत दावत व तबलीग और तालीम व तदरीस का जो अमल है, इससे माशरे को फाहशी और यानी कि जलगार से बचाया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि हालात बड़ी तेज़ी से हाथों से निकलते जा रहे हैं और जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करने का जो ख्वाब देख रहे हैं, उनका जो एजेंडा है वो बड़ी तेज़ी से दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। आप पढ़ें, देखें, एवोल्यूशन ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पे कितना लिखा जा चुका है, इसके ऊपर कितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और इसके ऊपर कितना तेज़ी से वर्क हो रहा है। दुनिया को मीडिया वॉर के साथ स्टक कर दिया गया है। आम 99% लोग जो है ना वो टीवी पे जो खबरें आती हैं उन पर बिलीव करते हैं, उसके ऊपर परसेप्शन डेवलप करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बिहाइंड दी वॉल क्या गेम चल रही है और दुनिया को किस तरफ ले जाया जा रहा है।
दुनिया में ताकत का सबसे बड़ा पोल मईशत, दुनिया की इकानमी को जो है ना वो अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं और उसको सेंट्रलाइज कर चुके हैं। दुनिया की ताकत का दूसरा बड़ा पोल जो है वो पॉलिटिक्स है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को वो सेंट्रलाइज कर चुके हैं। दुनिया में जहाँ चाहते हैं हुकूमतें गिरा देते हैं और जहाँ चाहते हैं अपनी मर्जी के हुक्मरान अफराद को उठाते हैं और उनसे अपनी मर्जी के जो है मकासद हासिल करते हैं। और ताकत का तीसरा बड़ा पोल दुनिया के मीडिया को वो सेंट्रलाइज कर चुके हैं। और ताकत का चौथा बड़ा पोल दुनिया के इंटेलिजेंस सिस्टम को सेंट्रलाइज कर चुके हैं। और इसी तरह अब वर्ल्ड करिकुलम को वो कंट्रोल करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया के करिकुलम को कंट्रोल किया जाएगा। पाकिस्तान में भी इस पर काम शुरू हो चुका है, नई नस्ल को और नई नस्ल की जो सोच है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उनके रास्ते में सिर्फ अब एक ही रुकावट बाकी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट, और वो है पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम के नाम से उनकी टांगें कांपती हैं। दोस्तों, आलमी शैतानी हुकूमत कायम करने के पीछे जो कुव्वतें सरगर्म हैं वो बड़ा कीनली वॉच कर रही हैं कि दुनिया के किसी खित्ते से इस्लाम एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे न उभर पाए। मुर्सी के साथ क्या हुआ, उसका क्या कसूर था? डॉक्टर तारुक कादरी साहब वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेट गेम को माइक्रो लेवल पे भी समझते हैं और मैक्रो लेवल पे भी समझते हैं। वो बेहतरीन हिकमत के साथ चल रहे हैं। वो एक तजर्बाकार बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि कब चौके और छक्के लगाने हैं और कब टिप टिप करके अपनी विकेट भी बचानी है, कब फ्रंट फुट पे खेलना है और कब बैक फुट पे खेलना है। मैं अपने उलमाए इकराम और मशाइख इज़ाम से नहायत अदब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉलिटिकल इस्लाम को ताकत दें, कुव्वत नाफज़ा हाथ में लें, इस्लाम के सियासी तशख़्ख़ुस को उभारने की कोशिश करें। मैंने डॉक्टर तारुक कादरी साहब का नाम इसलिए लिया है कि डॉक्टर तारुक कादरी साहब की शक्ल में आपके पास इस वक्त एक ज़बरदस्त वकील मौजूद है, एक ज़बरदस्त लीडर मौजूद है। लीडरशिप मेरा सब्जेक्ट है। मैं डॉक्टर तारुक कादरी साहब को साबित कर सकता हूं कि इनके पाए का लीडर इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है। डॉक्टर तारुक कादरी साहब एक पॉलिटिकल इस्लाम के सबसे बड़े नुमाइंदा लीडर बन के उभरे हैं। अगर आपने इस शख्स को ज़ाया कर दिया, इनकी सलाहियतों से फ़ायदा ना उठाया, तो फिर आप जो है ना वो बाद में पछताएंगे। अपनी कंट्रीब्यूशन के अतबार से अब वो इस हद तक ऊपर जा चुके हैं कि अब उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने दावत और तबलीग का काम किया है, कमाल किया है। पूरी दुनिया में उनके इस्लामिक सेंटर्स हैं और उनके हज़ार शागिर्द हैं जो पूरी दुनिया में दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। तलीम और तरबियत में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कमाल का काम किया है। उनके यूसी लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक तलीम और तरबियत का एक बड़ा खूबसूरत मैकेनिज़्म है। आज सोशल मीडिया पर आप देखें, किसी भी मजहबी और सियासी जमात से आप इख्तलाफ करके देखें, आपके ऊपर गालियों की जो है ना बारिश निछावर कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर तारुक कादरी साहब के जो तरबियत याफ्ता कारकुन हैं उनसे आप बात करके देखें, हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हुए दलील के साथ बात करेंगे। और इसको बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो इसका इतराफ़ भी कर चुके हैं। इत्तेहाद उम्मत के चैप्टर में डॉक्टर तारुक कादरी साहब की जो काविशें हैं वो लाजवाब हैं। वो गुज़िश्ता 40 साल से मुसलसल पूरे इस्तिकामत के साथ इत्तेहाद उम्मत के स्लोगन के तहत काम कर रहे हैं। जब भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उनके स्टेज के ऊपर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम जो है ना वो मौजूद होते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम मौजूद होते हैं, अहले देवबंद मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम मौजूद होते हैं, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम मौजूद होते हैं, अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम भी उनके स्टेज पर मौजूद होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर में भी डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने लीडिंग रोल प्ले किया है। डॉक्टर तारुक कादरी साहब की वसअत इल्मी, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। आप सब समझते हैं कि किस लेवल तक जो है ना अल्लाह पाक ने उनको इल्म से नवाजा हुआ है। 650 के करीब बुक्स उनकी प्रिंट होकर आ चुकी हैं और 400-500 जो बुक्स हैं उनकी प्रिंटिंग प्रोसेस में हैं। 8000 के करीब लेक्चर्स वो डिलीवर कर चुके हैं और लेक्चर भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटों पर मुश्तमिल। और अपने लेक्चर्स में वो रेफरेंसेस की इतनी बारिश करते हैं कि सुनने वाले को ये महसूस होता है कि गोया इसी सब्जेक्ट पे इन्होंने जो है ना तखस्सुस किया हुआ है। मैंने डॉक्टर तारुक कादरी साहब का रोल लीडिंग रोल के तौर पर इसलिए मुंतखब किया है कि मैं ये देखता हूँ कि अभी उनको इक़्तिदार नहीं मिला है। मैं देखता हूँ कि कभी वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को एड्रेस कर रहे होते हैं, कभी वो OIC के इजलास में की नोट स्पीच कर रहे होते हैं, कभी वो जमीयत उल अज़हर में जाके की नोट स्पीच कर रहे होते हैं, कभी वो वाशिंगटन DC में अमेरिकन ब्रेन्स को जो है ना इस्लाम का रियल और मॉडरेट फेस जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी वो उर्दन की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो कभी वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। बात सिर्फ यही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। वो आलमी दज्जाली साजिशों का शिकार होती हुई, सिसकती हुई इंसानियत के लिए एक मसीहा का रोल प्ले कर सकते हैं। वो यहाँ से भी एक स्टेप बढ़ के आगे
قرآن کا جو یا ایھا الناس ہے اس انداز تخاطب کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے لندن میں ویمبلے کے اندر دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے تقریباً 12,000 کارکن اور ان کے قائدین کو ایک چھت کے نیچے جمع کر کے اور ان کو لیڈ کر کے ایک اتنا زبردست منظر پیش کیا کہ جس کو شاید تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہو، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک گلوبل لیڈر کے طور پہ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ عالمی طاغوتی اور دجالی ٹیم رشیا سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا اور اسلام کو نئی نسل کی نظروں میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہیں وہ اسلام کے اندر دہشت گرد جو گروپس ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سپانسر کرتے ہیں، ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور انسانوں کو ذبح کرنے کے جو مناظر ہیں ان کو لائیو پوری دنیا پہ دکھایا جاتا ہے۔ پاکستانی آرمی کے جوانوں کے جو سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں یہ مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور یورپ کی نئی نسل میں یہ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے نا ایک دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان جو ہے نا وہ دہشت گرد ہیں، اور یہ امپیکٹ ڈالنے میں وہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے۔ ان حالات میں میں نے جب ریسرچ کی دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اتنا زبردست ورک کیا ہے، انہوں نے یورپ کے اندر 200 سے زائد انٹرفیتھ کانفرنسز اور پیس کانفرنسز منعقد کر کے ان کی اس سازش کو اور ان کی اس کمپین کو ڈیفیوز کر کے رکھ دیا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نو ڈاؤٹ ایک گلوبل لیڈر بن کے ابھرے ہیں۔ میں یہ بات پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان سے بڑھ کر کسی اور شخص کا اس وقت امپیکٹ ہوتا، ان کی اچیومنٹس ہوتی، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی، تو میں ڈیفینیٹلی ان کو ریکمینڈ کرتا کہ تمام علماء کرام جو ہے نا ان کا آپ ساتھ دیں۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت لیڈنگ پوزیشن پر سٹینڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے سیاسی جدوجہد بھی کی تو کمال کی ان حالات میں کہ جب مذہب کے بارے میں بڑا نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا ہے، لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہلوانا پسند نہیں کرتے، تو ان کریٹیکل حالات کے باوجود بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جماعت کو جو ہے وہ چوتھی بڑی اسٹیک ہولڈر قوت کے طور پر منوا لیا ہے۔ وہ جب چاہیں ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں وہ ماحول کریٹ کرنے کی ان کے اندر پوری صلاحیت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم بھی تو تیار ہو۔ جنوری 2013 کا جو دھرنا تھا، جو اسلام آباد کی سڑکوں پر سخت سردی میں 5 روزہ دھرنا انہوں نے دیا، میں یہ سمجھتا ہوں جب میں ذاتی طور پہ اس کا انالیسس کرتا ہوں تو نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ عصر حاضر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ سمارٹ پولیٹیکل موومنٹ تھی۔ وہ انقلاب کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے۔ اگر قوم گھروں میں رہ کے دوائیں دینے کی بجائے پریکٹیکلی گھروں سے نکل آتے کہ پاکستان کے 10-12 بڑے شہر بلاک کر دیتے تو ڈیفینیٹلی وہ اگلا سٹیپ بھی اٹھاتے اور پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا۔ لیکن اتنی مین پاور کے ساتھ نہ کبھی انقلاب آیا ہے اور نہ کبھی آ سکتا ہے، سوائے خون خرابہ کے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ پھر انہوں نے دوسرا دھرنا دیا 70 دنوں کا اسلام آباد کی سڑکوں پر۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ دھرنا کس کا اصلی دھرنا تھا اور کس کا برائے نام دھرنا تھا، اور کارکنوں نے جان، مال اور وقت کی قربانیاں دیکھے، 70 دنوں تک اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے رہے۔ کیا مطالبہ تھا؟ اس نظام کو گرانے کا مطالبہ تھا، اس نظام کو بدلنے کا مطالبہ تھا۔ لیکن قوم کے سامنے ابھی تبدیلی کی آپشن باقی تھی۔ آج تبدیلی کی آپشن کا جو ہوا نکل چکی ہے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے اور تبدیلی والے مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو بیانیہ ہے، یہ اتنا پاورفل بیانیہ ہے کہ اب قوم کے سامنے فیوچر میں یہی ایک آپشن باقی رہ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں حالات کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے قدموں پہ گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور ایک زبردست عوامی یلغار اٹھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں فیوچر میں۔ لوگ بڑی تیزی سے یہ ریئلائز کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا اصل دشمن جو ہے وہ یہ نظام ہے جو ان کے حقوق ان تک پہنچنے نہیں دیتا، اور اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی باری ہے۔ تبدیلی کی آپشن ختم ہو گئی، اب اس نظام کو گرانے کی آپشن باقی ہے۔ اس نظام کو گرانے کے لیے ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ایک بار پھر ان کو دعوت دیں گے، ان کو کہیں گے کہ ایک کوشش اور کریں۔ اب انشاءاللہ بفضل خدا صرف آپ کا ورکر ہی نہیں نکلے گا بلکہ قوم بھی نکلے گی، اور پاکستان کے تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جنوری 2013 کے دھرنے کی طرح کی ایک اور زبردست عوامی یلغار کی ضرورت ہے۔ اس عوامی یلغار کے تحت اس نظام کو گرتا ہوا پوری دنیا دیکھے گی، اور اس کی بدلے میں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ نظام تو ہم نے گرا لیا، تو اس کا متبادل کیا ہوگا؟ تو اس میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ متبادل نظام پر ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں۔ ان کے پاس ایسا نظام ہے کہ جو اس ملک کے اندر اگر نافذ کر دیا جائے تو یہ ملک سونے کی چڑیا بن سکتا ہے۔
तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की सलाहियतों पर पूरा इत्मीनान किया जा सकता है। वो नया निज़ाम नाफज भी कर सकते हैं, उसको चलाना भी जानते हैं, और आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की सलाहियत भी वो रखते हैं, और OIC के मुर्दा घोड़े को दोबारा ज़िंदा करने की सलाहियत भी रखते हैं। वो जो ताकत के 5 पोल जो मैंने आपको बताए हैं, जिनको दज्जाली कुव्वतें अपने पंजे के नीचे जो है ना वो सेंट्रलाइज कर रही हैं, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के अंदर मैं इतनी सलाहियतें देख रहा हूँ कि वो ये 5 ताकत के जो पोल हैं वो कम से कम आलम इस्लाम के एक जगह पे सेंट्रलाइज कर सकते हैं। मेरी तमाम उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम से दरख्वास्त है कि अब बराए मेहरबानी फुरूई इख्तलाफात को भुला के एक कॉमन काज के लिए आलम इस्लाम को एक बार फिर सुपर पावर बनाने के लिए आपके पास एक बेहतरीन लीडर मौजूद है, एक ज़बरदस्त वकील मौजूद है। अब इनका साथ दें, क्योंकि अगर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब इस मुल्क में तब्दीली लेके आते हैं, इस निज़ाम को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की कोई हुकूमत, कोई फ़र्द, कोई एजेंसी ये नहीं कह सकेगी कि हमें इस तब्दीली से या इस इनकलाब से आलमी अमन को ख़तरा है। इसलिए कि पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया है, इंटेलेक्चुअल काम किया है, वो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने किया है। और फिर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब इतने वसी उल नज़र हैं, ख़ासतौर पे मसाले के अतबार से, फ़िरक़ों के अतबार से, कि इस तब्दीली में और इस इनकलाब में सब के फ़िरके भी सलामत रहेंगे। मैंने डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को एक मरतबा ये कहते हुए सुना कि दीन एक शहर की मानंद है, और इसके अंदर जो इसके मुख्तलिफ फ़िरके हैं, इसके जो मसालिक हैं, वो इस शहर की सड़कें हैं। वो अलग बात है कि कोई सड़क जो है ना वो बिल्कुल सीधी है, कोई थोड़ी टेढ़ी है, कोई थोड़ी खुली है, कोई थोड़ी तंग है, कोई थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन है तो शहर के अंदर ही ना। और जो शख्स इतनी कम्प्रीहेंसिव बात कर सकता है, मैं ये समझता हूँ कि वो कभी भी किसी भी मसलक या किसी भी फ़िरके को अपने अकायद दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देगा।